तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 7 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 7 का थियोडोर रूजवेल्ट का जो क्वेश्चन है उसके डिटेल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं थियोडोर रूजवेल्ट के आंसर के बारे में। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का तो ये देख लीजिए, आप लोगों का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के संबंध से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो इसका आंसर आप लोगों को किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर का एक लाइन छोड़ देना है और नीचे का एक लाइन छोड़ देना है, ताकि आप लोगों को टाइम बच सके और देखने में भी अच्छा लगे। और इसको आप लोग को चौथाई पार लेना है। देख लीजिए, एक चौथाई को मैंने छोड़ रखा है। देख लीजिए, ये टोटल आप लोगों का ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग, और नहीं ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये चौथा भाग हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 भागों में एक चौथा इसका छोड़ दिया गया। अब इसका आंसर देख लीजिए क्या होता है। तो ये जो है ना, थियोडोर रूजवेल्ट का अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो उसके पश्चात इसने जो है ना एक नीति को अपनाया जिसे शानदार पृथकता की नीति के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? शानदार पृथकता की नीति के नाम से जाना जाता है। फिर अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद इसी नीति का पालन किया। इससे वह उसकी भौगोलिक स्थिति जो थी ना अमेरिका की, वह एकदम परिपूर्ण थी, प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी थी, सब कुछ था। तो वह कभी भी दूसरे राज्य पर हमला नहीं किया, ना ही अपने क्षेत्र विस्तार करने की बात सोची। जितना उसका क्षेत्र था बस उतने में ही वह खुश था, अपने महाद्वीप के बाहर कदम नहीं रखना चाहता था। किंतु जब अमेरिका का राष्ट्रपति जब रूजवेल्ट बना, तो अमेरिका को जो है ना शानदार पृथकता की नीति का ये त्यागना पड़ा। जब रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना उससे पूर्व ही अमेरिका को यह नीति त्यागना पड़ा, और किस लिए त्यागना पड़ा वो भी आप आगे बताएंगे। तो देख लेते हैं इतना दूर तक आप लोगों को क्या कैसे लिखना है। देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता के पश्चात उसने अपने विदेश नीति में शानदार पृथकता की नीति का अवलंबन किया। वही है, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर थी, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों से परिपूर्ण थी। इसी वजह से उसने कभी अपने क्षेत्रों से बाहर कदम नहीं रखा, ना ही वह कभी अपने क्षेत्रों को बढ़ाने की सोची। उसने अपने महाद्वीप के आगे अन्य किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। जब उसके क्षेत्र में सब कुछ उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन हुई है, तो क्यों मैं दूसरे राष्ट्र को पर आक्रमण करूं। ये उस समय अमेरिका की पॉलिसी थी। उसका जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में अपनी विदेश नीति के कारण विश्व का आदर्श बनना चाहता था, कि विदेश नीति जो मेरा है वो अच्छा है, शानदार पृथकता की नीति, किसी अन्य राष्ट्र के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और देख लीजिए, किंतु रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने से पूर्व अमेरिका ने अपनी शानदार पृथकता नीति का परित्याग कर दिया, और नया राष्ट्रपति जब रूजवेल्ट बना तो उसने भी अपने राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र के बारे में सोची। किंतु रूजवेल्ट ने भी प्रारंभ में जो है किसी भी विदेशी राष्ट्र के मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं किया प्रारंभ में, किंतु बाद में उसने अपना हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। देख लीजिए, के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ यह बात ध्यान देनी होगी कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कभी भी अन्य तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। उसका मूल उद्देश्य क्या था रूजवेल्ट का, कि अपने देश की उन्नति को स्थापित करना। और यह स्वप्न जो है वह राष्ट्रपति बनने से पूर्व देखा था कि अमेरिका को वह एक ऊंचाई बुलंदी पर पहुंचाएगा। और जब वह राष्ट्रपति बना तो उसने ठीक वैसा ही किया, अमेरिका को ऊंचाई के बुलंदी पर पहुंचा दिया। तो देख लीजिए, इसे लैंग्वेज में आप किस प्रकार लिखना है। उसने सिर्फ राष्ट्र को एक यथेष्ट स्थान दिलाने के लिए कार्य किया। यह उसके द्वारा देखा गया ऐसा स्वप्न था जो उसने राष्ट्रपति बनने से पूर्व देखा था, तथा राष्ट्रपति बनने के बाद इसे मूर्त रूप से अंजाम दिया। ये हो गया। अब इसके बाद रूजवेल्ट के विदेश नीति के कार्य, उसने विदेश नीति के संबंध में क्या क्या कार्य किए वो आप लोग देख लीजिए। उसने विदेश नीति को 2 प्रमुख भागों में बांटा। सबसे पहला प्रमुख भाग तो उसने अपने क्षेत्र को और पनामा नहर पर विशेष ध्यान दिया, और दूसरे में उसने राष्ट्रपति के कार्य को रखा। इसे समझने के लिए शॉर्ट में इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि विदेश नीति के 2 प्रमुख भागों में बांटा, एक क्षेत्र जो कि पनामा नहर से संबंधित है, और दूसरा राष्ट्रपति के कार्यों से। बस इतने ये 2 वर्ड से ही आप लोग को अब आधा पेज किस प्रकार भरा जाता है वो बताते हैं। देख लीजिए, रूजवेल्ट ने अपने विदेश नीति को स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख भागों में बांट रखा था। इसके अंतर्गत पहले भाग में नए द्वीपों के क्षेत्रों तथा पनामा नहर से संबंधित थे। नए द्वीप के क्षेत्र और पनामा नहर से संबंधित थे, जो अमेरिका स्पेन युद्ध का परिणामी था। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में याद किया होगा कि पनामा नहर पनामा नहर पर ये इन दोनों का आक्रमण लड़ाई हुआ था अमेरिका और स्पेन के बीच। कब हुआ था? तो 1898 ईस्वी को हुआ था। अमेरिका उस समय एक ऐसे संकट में था जिसमें वह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर में खुद को अकेला पा रहा था। जब यह पनामा नहर पर आक्रमण कर दिया था
1898 ईस्वी में स्पेन के साथ। तो ये खुद को अकेला पा रहा था प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के पास। बस ये आप लोगों का पहला भाग खत्म हो गया। अब दूसरे भाग में आ जाएगा राष्ट्रपति के कार्य का। तो राष्ट्रपति का कार्य आप देख लेते हैं। संकटग्रस्त महसूस कर रहा था, उसके द्वारा दूसरे भाग में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय थे। इसके अनुसार वैदेशिक मामले में देश की जनता को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, राष्ट्रपति स्वयं देश के लिए निर्णय ले सकते हैं। ये भी बात है सही। दूसरे भाग में उसने राष्ट्रपति का कार्यों को लिया, उसके निर्णय को लिया कि देश हित के लिए। जब भी राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेगा तो वो देश हित के लिए ही ना लेगा, ऐसा तो नहीं कि देश को डुबा देगा, देश को बेच खाएगा। तो उसने ऐसा ही कहा कि राष्ट्रपति स्वयं देश हित के लिए निर्णय ले सकते हैं। और थियोडोर रूजवेल्ट जो है ना अमेरिका का ऐसा पहला राष्ट्रपति था जिन्होंने जो है ना यूरोप के राष्ट्र जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं उसको जो है ना गौर से देखा, उसका अध्ययन किया। उसने अध्ययन क्या किया कि कोई भी बड़ा देश है ना अपना उपनिवेश बनाता है। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे कि ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश भारत को बनाया था, भारत पर अपना अत्याचार करता था। उसी तरह कई यूरोपीय देश थे जिन्होंने अपना उपनिवेश बना के रखा था और वो इन उपनिवेशों से सिर्फ अपना लाभ चाहते थे, ना कि इन उपनिवेशों को बढ़ाना चाहते थे। इसका सिर्फ उद्देश्य लाभ था। अब देख लेते हैं इसके आगे। थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका का पहला ऐसे राष्ट्रपति था जिन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति को करीब से देखा था। उन्होंने देखा कि किस प्रकार यूरोपीय शक्ति अपने उपनिवेश स्थापित कर अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं। यूरोपीय राष्ट्र उपनिवेशों को अपने राजकोष का धन अर्जित करने के लिए रखे थे। यूरोपीय राष्ट्रों के इस अंतर्राष्ट्रीय औपनिवेशिक वातावरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी बच ना सका। अमेरिका भी जो है ना अब बच ना सका। वह भी एक कनाडा को अपना उपनिवेश बनाया था। ये आप लोगों को अमेरिका का जो आप लोगों को आज दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बताया कि कनाडा को सप्तवर्षीय युद्ध में उसने अपना उपनिवेश बनाया था। और थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति को निम्नलिखित भागों में बांटकर और अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। आप देख लीजिए ये 3 पेज में आप लोगों का ऐसे ही हो गया शुरू में ही। इतने ही बात से बस थोड़ा सा बात आप लोगों को याद रखना है, और नहीं भी आप लोग खुद से टूटे फूटे वर्ड में ही एक पेज भी लिखिएगा तो काफ़ी है। अब देखिए दूसरे पेज में आप लोगों को क्या लिखना है। अगर आप लोग एक पेज ही लिखिएगा तो दूसरे पेज में आप लोगों को इस प्रकार से पिक्चर बनाना है। देख लीजिए रूजवेल्ट की विदेश नीति सबसे पहला रूस जापान युद्ध। देखिए रूस जापान युद्ध आप लोगों को क्या याद रखना है, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रूस जापान युद्ध जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें रूस की जीत हुई थी, जापान हार गया था। जब रूस जीत गया, जापान हार गया, तो फिर इसमें जो है ना संधि होगी। तो एक संधि हुई थी पोर्ट्समाउथ की संधि। कौन सी संधि? पोर्ट्समाउथ की संधि, जो कि 1905 ईस्वी को हुई थी और यह जो है अमेरिका ने करवाई थी। बस इसका मेन पॉइंट याद रखना है, बाकी आप लोग को लैंग्वेज बना के लिख देना है। पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी 1905 ईस्वी में, और यह संधि करवाने के चलते में अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट है उसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया होगा कि किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रूजवेल्ट ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देख लीजिए रूस और जापान युद्ध में क्या मैंने लैंग्वेज में लिखा है। 1904 से 5 ईस्वी में रूस तथा जापान के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में शक्तिशाली रूस की पराजय छोटे से राष्ट्र जापान से हुई। अतः अब रूस जापान के साथ एक सम्मानजनक संधि करना चाहता था। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की सोची। अमेरिका के हस्तक्षेप करने का यह परिणाम हुआ कि रूस तथा जापान के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 ईस्वी को हुई। इस युद्ध में रूजवेल्ट को शांति स्थापित करने के लिए उसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 2, मोरक्को संकट। मोरक्को संकट आप लोग इसमें यह याद रखिएगा कि मोरक्को संकट जो है आया था 1905 से 6 के बीच, या फिर 1906 से 7 के बीच, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। 1906 से 7 के बीच आया था यह संकट। यह संकट जो है ना यूरोपीय देशों के बीच आया था। इसमें एक देश का नाम याद रखिएगा, जर्मनी जो है वो अमेरिका को से अनुरोध किया। जर्मनी किससे अनुरोध किया? अमेरिका से अनुरोध किया कि आप जो है ना एक ब्रिटेन और फ्रांस को एक सम्मेलन में बुलाइए, और उस सम्मेलन का नाम था LGC राज की संधि। LGC राज सम्मेलन था। LGC राज सम्मेलन में बुलाए ताकि इस मोरक्को संकट का हल निकल सके। अब देखिए इसका किस प्रकार से लैंग्वेज में लिखना, बस इसमें इतना याद रखना है कि जर्मनी ने अमेरिका को से अनुरोध किया, ब्रिटेन और फ्रांस को जो है LGC राज सम्मेलन में बुला ले। बस इतना संकट से आप लोग को ये आधा पेज भर जाएगा। देखिए किस प्रकार से 1905 से 6 ईस्वी में यूरोप में मोरक्को संकट मंडरा रहा था। इस कारण जर्मनी ने अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा। उसने अमेरिका से कहा कि वह ब्रिटेन तथा फ्रांस को LGC राज, देख लीजिए LGC राज,
ये आप लोगों को शॉर्ट में बताया, ये याद करने का ट्रिक बताया, लेकिन आप लोगों को लिखना इस प्रकार है। एल हिंदी में LGC राज्य सम्मेलन 1906 में आमंत्रण के लिए राजी कर ले। अमेरिका ने अपनी सूझबूझ से यह संकट भी कुछ वर्षों के लिए टाल दिया। यहाँ पर आप लोग अपने खुद से और भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को, वैसे तो इसमें मैंने जिक्र नहीं किया ब्रिटेन और फ्रांस का, लेकिन आप लोग जिक्र कर सकते हैं कि अमेरिका ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को इस युद्ध, देख लीजिए यहाँ ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को सम्मेलन में बुलाने के लिए राजी कर लिया, और ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच में कुछ समय के लिए यह शांति वार्ता हुई, और जिसके कारण मोरक्को संकट कुछ वर्षों के लिए टल गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में इंग्लैंड के साथ संबंध। अमेरिका का जो है ना इतिहास रहा है, पहले का इतिहास नहीं, उस समय का हाल का इतिहास, कि उसके संबंध जो है ना इंग्लैंड के साथ एकदम अच्छे थे, मधुर थे। तो वह चाहता था अमेरिका कि इंग्लैंड जो है ना, अमेरिका क्या कर रहा था, तो विश्व शांति बना रहा था, तो विश्व शांति बनाने के लिए इंग्लैंड उसका समर्थन और साथ दे, बस इतना ही चाहता था। अब देख लीजिए क्या है, अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसके इंग्लैंड के साथ संबंध मधुर रहे, अतः उसने इंग्लैंड के साथ विश्व शांति बनाए रखने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंग्लैंड ने भी अमेरिका का साथ देने को तैयार हो गया, वही बात है। अब देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है पनामा नहर निर्माण पर राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण। अब देख लीजिए ये पॉइंट से तो सबसे पहले आप 1-2 लाइन खुद से लिख लीजिएगा कि पनामा नहर निर्माण पर राष्ट्रपति द्वारा तीव्र नियंत्रण के प्रयास किए गए। इसमें क्या होता है, तो ये पनामा नहर, तो आप लोगों को शुरू में बताया कि स्पेन तथा अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था 1898 ईस्वी में, पनामा नहर के चलते हुआ था। तो उसमें जो है ना अमेरिका का मूल उद्देश्य था कि वह प्रशांत महासागर के क्षेत्र तक पहुंच जाए। वहां तक अगर वह पहुंच जाता तो उससे उसको बहुत बड़ा लाभ होता, और पनामा नहर अगर वह बना लेता है, पनामा नहर को वह बना लेता है अमेरिका, तो इससे जो है ना उसको प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर में एक ही जहाज से वह जा सकता था। लेकिन अगर ये पनामा नहर नहीं बनाता तो फिर उसको 2 जहाज चलाने पड़ते, एक प्रशांत महासागर में और दूसरा अटलांटिक महासागर में। अगर 2 जहाज चलाता तो उसके पास श्रम भी ज़्यादा लगता, लोग ज़्यादा लगते, काम तो उतना ही होता लेकिन लोग ज़्यादा लगते, खर्च भी ज़्यादा लगते, इसलिए उसने पनामा नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। आप देख लीजिए इसका लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है। पनामा नहर पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तीव्र गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः अमेरिका स्पेन युद्ध में ही अमेरिका प्रशांत महासागर तक पहुंचना चाहता था। इस क्षेत्र से उसको काफ़ी व्यापारिक लाभ थे। इसके पूर्व अमेरिका को 2 बड़े जहाज यहाँ चलाने पड़ते थे, किंतु पनामा नहर के निर्माण के पश्चात अब केवल 1 जहाज की ही जरूरत थी। और भी आप लोग बात लिख सकते हैं, जितना बात आप लोगों को बताया कि इस क्षेत्र से बहुत लाभ होता था, और इस क्षेत्र में चलाने के बाद उसे श्रम की बचत हुई, और इस वस्तुओं की कीमत में भी कमी आई, ये सब भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, और मैं इसलिए ये सब फालतू बात नहीं लिखा क्योंकि मेरा पेज भी भर रहा था और फिर आगे और भी मेन बात लिखना था। आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 5 है वेनेजुएला संकट। पॉइंट नंबर 5 है वेनेजुएला संकट में कि वेनेजुएला जो है ना यूरोप के कई देश से ऋण ले चुका था। यह वेनेजुएला जो देश है यूरोप के कई राष्ट्र से ऋण ले लिया था। अब ये ऋण ले लिया है तो उस समय एक तानाशाह था, जैसे कि अभी उत्तरी अमेरिका में किम जोंग है, उसी तरह वहाँ पर एक तानाशाह था उस समय, कास्ट्रो का शासन था। और यह जो है ना यूरोपीय देश को ऋण उन देने कोई इसका जो है ना फर्क नहीं पड़ रहा था कि हो ऋणों लिए हैं, इसको कोई मतलब ही ना था कास्ट्रो को। तो फिर यूरोप का देश सब गुस्सा गया, यार हम इसको दे दिया अपना रुपया, ये हमको दे नहीं रहा है, अब हमको ज़रूरत नहीं भी है, तो पैसा लेना सब सारे देश चाहते हैं अपना, तो अब ये ऋण लेना चाह रहे थे वेनेजुएला से। तो उन्होंने जो है ना वेनेजुएला पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो अमेरिका ने इस पर हस्तक्षेप किया। अमेरिका सब जगह हस्तक्षेप कर रहा था, तो इसमें भी हस्तक्षेप अपना कर दिया। उसने जो है ना आश्वासन दिया सब यूरोपीय देशों को कि हम जो है ना आपको अब पैसा आपको दिलवा देंगे, आपका आप निश्चिंत रहे, आपका पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। अब जो है अमेरिका वेनेजुएला के आंतरिक मामले में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। वह जो है ना जितना भी वेनेजुएला से कर होता था तो उसका आधा भाग वह यूरोपीय शक्ति को अपना ऋण चुकाने में दे देता था, बाकी आधा भाग यानी 50% वह वेनेजुएला के विकास में लगाता था। यह भी रूजवेल्ट के द्वारा अच्छा कार्य था कि आधा पैसा वो ऋण को दे दिया और आधा वेनेजुएला के कर दिया।
तो इस तरह से जो है रूजवेल्ट की विदेश नीति सही साबित है। तब देख लीजिए वेनेजुएला संकट में क्या लिखा है मैंने। वेनेजुएला ने कई यूरोपीय राष्ट्रों से ऋण ले रखा था। उस समय वह तानाशाह कास्ट्रो का शासन था जो यह ऋण लौटाने के पक्ष में न था। इसका परिणाम यह हुआ कि इन राष्ट्रों ने वेनेजुएला पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप कर यह आश्वासन दिलाया कि वह ऋण अदा कर देगा। और भी आप लोग बात लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को बताया कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया वेनेजुएला पर, और इनके आधे भाग से वह यूरोप के राष्ट्र को चुकाता था और आधे भाग से वेनेजुएला के प्रगति पर ध्यान रखता था। तो फिर आप लास्ट में उपरोक्त सभी कारणों से स्पष्ट है कि थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति के परिणाम स्वरूप विश्व में शांति बनी रही, उसकी विदेश नीति सही थी। तो इस प्रकार से आप लोगों का 7 पेज हो गया है। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 इधर छोड़ा गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर का एक लाइन छोड़ा गया और नीचे का एक लाइन, और बाकी सब। और इसमें तो आप लोगों को जो है ना एकदम बड़ा 5 से ज़्यादा वर्ड हटाने की कोशिश नहीं की गई है। कम से कम किसी किसी में आप लोगों को 3 वर्ड भी देखने को मिलेंगे किसी किसी लाइन में, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, हटा हटा है, बड़ा बड़ा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और ये देख लीजिए डायग्राम बनाया दिया गया 5 पॉइंट का। तो ये सब आप लोग बनाइएगा तो नंबर ज़्यादा उठने के चांस रहते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ये जो आप लोग पॉइंट लिखते हैं रूस जापान युद्ध, ये आप लोग ब्लैक पेन से भी वहाँ लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से लिखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में अपना टाइम मैनेजमेंट करके लिख सकते हैं, और टाइम जरूर देख मैनेज करके लिखें, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 3 जनवरी को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में किसी भी टाइम प्रोवाइड करा दिया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को वहीं पर मिलती है। तो थैंक यू।